मैं ऐश्वर्या कपूर इस समय उत्तर प्रदेश में मौजूद हूं और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में नहीं, लखनऊ से काफी दूर मैं इस समय बलरामपुर में हूं। तो बलरामपुर में मेरे साथ एक ऐसे बलिष्ठ नेता हैं जिनको आप सब तो जानते हैं, लेकिन अब जबकि इलेक्शन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आ चुके हैं, अगले 1 से 2 महीने के अंदर पूरा घमासान होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको प्रधानमंत्री कर्म योगी आदित्यनाथ इस समय हमारे साथ हैं। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह सुबह। बाबा सीधा पॉइंट पे आता हूं, आप लखनऊ से इतनी दूर उत्तर प्रदेश में यहां बैठे हैं बलरामपुर में, वहां जो आपके विपक्षी हैं वो तो सब इकट्ठा हो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आप यहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनके हिसाब से कि अगर आप उत्तर प्रदेश में अंदर आ जाते हैं, बलरामपुर पे बॉर्डर एरिया में है, तो उनके हिसाब से आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन से पहले। वो तो किसी की 1% वोट है, किसी की 2 सीट है, किसी की 1 भी नहीं है, वो तो सब इकट्ठा हो रहा है, झुंड बना रहा है। देखिए, गठबंधन पहली बार नहीं हो रहा है। 2017 में भी गठबंधन हुआ था, 2 लड़कों की जोड़ी उस समय आई थी। आप सुबह सुबह मजाक के मूड में नहीं, ये सच्चाई है जी। और एक महागठबंधन 19 में बना था, बुआ और बबुआ का। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन सब की अराजकता को, इन सब के भ्रष्टाचार और बेईमानी को नजदीक से देखा है और एक सिरे से इन्हें नकारा था। इसलिए ये तो हमेशा होता रहा है कि एक जैसी विचारधारा के लोग अंततः निर्णायक लड़ाई में एक मंच पर आएंगे। जो नकारात्मक सोच के हैं, विध्वंसात्मक सोच के हैं, माफिया प्रस्त हैं, दंगाइयों को प्रश्रय देने वाले हैं, वे सभी एक मंच पर आएंगे। परिवारवादी सोच के लोग, वंशवादी सोच के लोग, बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग, ये सब एक मंच पे आएंगे। इसमें बहुत संकोच करने की आवश्यकता भी नहीं है कि न इससे कोई भयभीत होने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में जनता इन सब के असलियत को जानती है और इसलिए जनता भी ठान चुकी है कि इन सब को क्या जवाब देना है। 2014, 2017, 2019 और उसके बाद अब 2022 में भी वही फिर से पुनरावृत्ति होगी जो 2019 में, 2017 में, 2014 में देश ने देखा है। और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उसकी उपलब्धि और उसके द्वारा किए गए, केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के लिए, उनकी उपलब्धियों के आधार पर फिर से अपना समर्थन देगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं आपके कॉन्फिडेंस के बारे में पूछूंगा बाबा। आपने बोला एक सोच के लोग आ जाते हैं, उस पर भी पूछूंगा, लेकिन इस बार ना ही सिर्फ केवल 2 लड़कों की जोड़ी है या बुआ बबुआ हैं, इस बार पूरा कुनबा इकट्ठा हो गया, जिसे कहते हैं ना यूपी में कुनबा इकट्ठा हो गया। एक नहीं है बाबा, दर्जन भर हैं। मैं क्या कह रहा हूँ ना, ये पहले भी थे, ऐसा तो है नहीं कि 2019 में भी थे। 2019 में तो इससे बड़ा गठबंधन था। 2019 में इससे बड़ा गठबंधन था, लेकिन बेसिकली हाथी चले बाजार और बाकी जो होता रहा। देखिए आप चिंता मत करिए इस बात की। हम अपने मुद्दों, अपने मूल्यों पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से इस अभियान के साथ आगे बढ़ रही है। मैं बलरामपुर जिले में हुई इस बात को लेकर के, क्योंकि अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम है। यहाँ के बाद मैं अभी गोंडा जा रहा हूँ, गोंडा के बाद फिर जौनपुर जा रहा हूँ, जौनपुर के बाद फिर वाराणसी जा रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि हम एक जगह हैं, पूरे प्रदेश के अंदर हैं। इससे पहले परसों हम लोग गौतम बुद्ध नगर में थे। तो ये सभी कार्य समयबद्ध ढंग से बीजेपी के द्वारा किए गए हैं, किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए इसमें।
इसमें से 3 पॉइंट निकले, मैं सबसे पहले वाले पे जाता हूं। आपने कहा एक सोच के लोग, तो ये कौन सी ऐसी सोच है जो इन सबको एक साथ लाती है? जितना मुझे याद आता है, ये सब राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, अब ये सब विकास का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो आपके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो या फिर जो आपने नया एयरपोर्ट बनाया है। लेकिन मंदिर से लेके विकास तक ये सब, ये तो सोच है कि इनकी ये सब इसके खिलाफ थे। देखिए, मैंने कहा ना, ये सब परिवारवादी और वंशवादी लोग हैं। जब भी इनको अवसर मिला है, इन्होंने सत्ता का बंदर बांट किया है, प्रदेश की जनता को योजनाओं से वंचित रखा है। आखिर प्रदेश के अंदर कोई राजनीतिक दल आज के दिन पर ऐसा नहीं है जो आज ये कह सके कि उसे मौका नहीं मिला। सबसे अधिक समय तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, सबसे अधिक समय तक। आखिर उत्तर प्रदेश के शासन काल में उत्तर प्रदेश कहां गया था? लेकिन आज है कहां कांग्रेस? दूसरा, समाजवादी पार्टी को 4 बार उत्तर प्रदेश में मौका मिला। समाजवादी पार्टी का मतलब, आज भी एक सामान्य नागरिक से भी आप पूछेंगे समाजवादी पार्टी का मतलब, हर व्यक्ति बोलेगा समाजवादी पार्टी का मतलब दंगा, समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडागिर्दी, समाजवादी पार्टी का मतलब भाई भतीजावाद, वंशवाद, समाजवादी पार्टी का मतलब योजनाओं में लूट खसोट, डकैती, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा। ये उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति इस बात को मानता है। एक सामान्य यानी गांव के बच्चों को भी, घर में परिवार के बच्चों को भी कोई पूछेगा समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है, हर व्यक्ति बोलेगा कि समाजवादी पार्टी का मतलब। पर अगर ऐसा है बाबा, यही नहीं, मैं आपसे बीएस बहुजन समाज पार्टी वो इससे अलग नहीं। उनकी सरकार आई थी, सरकार आने के बाद वही योजनाओं में बंदर बांट शुरू हो गया था, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था, जनता की गाड़ी कमाई और गरीबों को, दलितों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता था, ये बंदर बांट होता था। बीजेपी की सरकार ने केंद्र में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर जो चेंज देखने को मिला, ये काम पहले 2014 के पहले भी हो सकता था, सोच नहीं थी। न गांव के लिए, न गरीब के लिए, न किसान के लिए, न महिलाओं के लिए, न मजदूरों के लिए, न युवाओं के लिए, किसी के लिए सोच नहीं थी। इसीलिए वे लोग कुछ नहीं कर पाए। बीजेपी के पास सोच थी, मोदी जी के पास सोच थी, मोदी जी ने उन योजनाओं को एक एक करके लागू किया। और आज देखने को मिल रहा है न केवल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण, रोजगार और नौकरी की गारंटी अगर ये कोई दे सकता है तो बीजेपी दे सकती है, और बीजेपी ने दे दिया है। लेकिन बाबा आपने कहा, आप कह रहे हैं, आपके शब्द हैं, सपा का मतलब दंगा, सपा का मतलब गुंडा। अगर ऐसा है तो फिर पंचायती राज जो भी इलेक्शन हुआ उसमें सपा ने इतना अच्छा कैसे किया? सपा ने अच्छा नहीं किया। आपको मालूम है कि पंचायत चुनाव ये पार्टी के सिंबल से नहीं होते। हाँ, नहीं होते। एक दूसरा, जब पार्टी के सिंबल से नहीं हो सकते तो ये तो अंततः जब फाइनल परिणाम आएगा तब पता लगेगा ना कि वास्तविकता क्या है। फाइनल रिजल्ट क्या था? 75 में से 67 सीट बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष की जीती थी। 825 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में, क्योंकि चुनाव कोई सिंबल के चुनाव तो थे नहीं, 825 में से लगभग 650 के आसपास भारतीय जनता पार्टी विकास ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीती। अब रिजल्ट क्या है? आखिर रिजल्ट क्या है? क्योंकि एक तो सिंबल के आधार पर नहीं होते, एक एक सीट पर लोकल चुनाव होता, लोकलाइज होता है। हर एक पार्टी के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लोग स्वयं लड़ते हैं, तो वह संख्या बहुत ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जब हुए थे, पंचायत चुनाव में
वही लोग जुटे थे। बाद में जब सब एकजुट हुए फिर अपने अध्यक्ष का चुनाव करने की बात जब सामने आई, बीजेपी उसको लीड ली। तो भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की थी, उससे पहले हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, बीजेपी ने उसमें चुनाव जीता था, तो परिणाम तो बीजेपी के पक्ष में रहा है। आपने कहा सोच बात हुई, राम मंदिर के विरोधी सारे मतलब एक साथ इकट्ठे हो गए, विकास के विरोधी इकट्ठे हो गए, एयरपोर्ट बनता है उस पे बीजेपी का प्लेन उतरना है, ऐसा मुझे जानकारी नहीं थी कि अगर बीजेपी का उतरना है, एसपी का उतरना है, बीएसपी का, आम आदमी का। आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किया, ये मैं सबसे पूछता हूं बाबा कि किसने उसमें शिलान्यास में किसका नाम लिखा है, कौन फीता काट रहा है? जो गाड़ी चलाता है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको सड़क चाहिए। अगर मैं लखनऊ से बलरामपुर आया तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ये आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद बनी या पहले बनी, मैं चल रहा हूं, सड़क बनी है। मैं इसका धन्यवाद जरूर दूंगा कि भाई जिसने भी बनाया है अच्छा है, लेकिन उसका विरोध करना, विकास का विरोध कैसे हो सकता है 2021 में? देखिए, मैंने कहा ना, विकास की उनकी कोई सोच ही नहीं थी। आप कल लखनऊ से बलरामपुर आए होंगे, आज से 5 साल पहले मुझे बलरामपुर 2017 के पहले अक्सर आना होता था। 2017 के पहले गोंडा से बलरामपुर की दूरी 3 से 4 घंटे लगते थे, आज आधे घंटे में इस दूरी को आप पूरी कर सकते हैं। गोरखपुर से बलरामपुर आने में 2017 के पहले 6 घंटे लगते थे, आज इस दूरी को आप 2.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। कनेक्टिविटी बीजेपी ने दी। बीजेपी शासित राज्यों ने तेजी के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू किया और अपने स्तर पर प्रयास किए, वहां पर बेहतर परिणाम आए। दुर्भाग्य रहा कि समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को 14 से 17 तक लागू ही नहीं होने दिया। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सच्चाई भी यह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कैसे धोखे में देकर के शिलान्यास करके कैसे बंदरबांट करते हैं। 2016 दिसंबर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री से अखिलेश यादव जी ने कर दिया था। जब मार्च 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मई 2017 में मैं इन सब की समीक्षा कर रहा था कि आखिर क्या प्रोग्रेस है, तो मुझे बताया गया 0। मैंने कहा भी 6 महीने के बाद 0 क्यों, प्रोग्रेस 0 क्यों है 6 महीने के बाद? तो उन्होंने कहा साहब कार्य हो कहाँ, लैंड ही नहीं है, बिना लैंड के शिलान्यास किए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ने, अखिलेश यादव ने बिना जमीन के शिलान्यास किया था। शिलान्यास करने के बाद जब बात सामने आई, मैंने कहा भी फिर इसके तो टेंडर भी अवार्ड हुए हैं, टेंडर कैसे चले? तो मैंने पूरे उसके रिजल्ट देखे। आप आश्चर्य करेंगे कि 341 किलोमीटर लंबा यह मार्ग, 110 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे 15,200 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने उस समय इसको अवार्ड किया था और उसके टेंडर जारी हुए थे, सभी कुछ उनके हुए थे, लेकिन लैंड ही नहीं थी। हमने उसको कैंसिल किया मई 2017 में, लैंड खरीदने की कार्रवाई हुई। जब जून 2018 में हम लोगों ने इस पूरी जमीन खरीद ली और 90% से अधिक लैंड हम लोग जब ले लिए, तब जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी से हम लोगों ने आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करवाया था। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कराने के बाद 341 किलोमीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा, यानी पहले से 10 मीटर चौड़ा हम बना रहे हैं। 2016 में इन्होंने 15,200 करोड़ रुपए की लागत से उसी एक्सप्रेसवे को 110 मीटर चौड़ा, 341 किलोमीटर लंबा बना रहे थे। 2018 में
उसी एक्सप्रेसवे को 120 मीटर चौड़ा, यानी 10 मीटर ज्यादा चौड़ा है, 341 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सप्रेसवे को 11,800 करोड़ रुपए में वर्तमान में सरकार ने बना करके तैयार किया है। आप हाईवे की चौड़ाई देख रहे हैं, वो ये देखते हैं कि दोनों की बात कर रहा हूं। दूसरा, हमने इसमें थर्ड पार्टी रखा था इंस्पेक्शन के लिए, हर एक स्तर पर क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, और हर एक पैकेज में इसकी जांच होती थी। एक ओवर एस्टिमेटेड कैसे खसोट होती थी योजनाओं में, जिसे 11,800 करोड़ रुपए में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसका आप 15,200 करोड़ रुपया चार्ज कर रहे हैं। आखिर पैसा कहां जाता, बताइए ना साफ साफ। एक दूसरा, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ही आधार मान करके हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड ट्रेन को, बुलेट ट्रेन को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाने की कार्रवाई जो हो रही है, इसमें लैंड जो हम दे रहे हैं, तो इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे हम उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि लैंड हमारे पास सरप्लस लैंड पहले से मौजूद है। देखिए, हर एक योजनाओं पर पहले बंदरबांट होता था, डकैती होती थी, और ये डकैती जनता की गाड़ी कमाई पे डकैती थी। समाजवादी पार्टी इस डकैती को प्रदेश के अंदर डाल रही थी, इसलिए कोई परियोजना उनकी पूरी नहीं हुई। एक भी परियोजना तो बताएं जिसको समाजवादी पार्टी ने पूरा किया हो। क्या पूर्वांचल एक्सप्रेस वो तो काउंटर करते हैं बाबा। मैं क्या कर रहा हूं, एक नहीं, मेरे पास एक दर्जन योजनाएं हैं। बोलने के लिए तो मैं बाबा को मैं क्या कह रहा हूं ना, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। है नहीं। एक भी योजना तो बताएं जिसको उन्होंने पूरा किया हो। आप इतने कोई योजना नहीं। और अगर योजना उन्होंने पूरी की होती 2014 में, प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त नहीं कराती। 2017 में शर्मनाक हार का सामना समाजवादी पार्टी को नहीं करना होता। 2019 में महागठबंधन के बाद भी समाजवादी पार्टी बुरी तरह परास्त हुई, यानी उन्होंने बबुआ और बुआ एक साथ मिलकर के एक मंच पे आ गए थे। देश और दुनिया के सभी राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते थे कि यह गठबंधन कुछ क्रांति कर देगा, लेकिन क्रांति गठबंधन तो नहीं कर पाया, महागठबंधन तो नहीं कर पाया। जनता ने क्रांति जरूर कर दी, समाजवादी पार्टी को 5 तक सीमित कर दिया, और बहुजन समाजवादी पार्टी 10 सीट लेकर के दूसरे स्थान पर रही। भारतीय जनता पार्टी 65 सीट तब भी पाई थी। तो यह है भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यों और अपनी उपलब्धियों के माध्यम से, मोदी जी के नेतृत्व में अपनी उपलब्धियों के बल पर जनता के सामने बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिला है। क्रांति करने का दावा तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं क्रांति की बात जारी रहेगी। ये अभी आप जब थे नोएडा इस तरह, तो आपने बोला गन्ना जिन्ना, गन्ना का रस चाहिए या जिन्ना का नफरत चाहिए। ये गन्ना जिन्ना, ये तो रैप होता है। ये आप कहां से आप इस तरफ कहां चल पड़े हैं? देखिए, राइमिंग वर्ड्स में चल रहे हैं बाबा आजकल। देखिए, 2017 के पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, कमोवेश उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्यादा इससे पीड़ित था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, तीसरे चौथे दिन एक दंगा होता था। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन भूल सकता है? कोसी कला का दंगा कौन भूल सकता है? बरेली के अंदर लगातार दंगों को कौन भूल सकता है? जो बेटियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा समाजवादी पार्टी ने पैदा किया था, उन पेशेवर गुंडों और माफियाओं को प्रश्रय दे करके, ये कौन इसको भूल सकता है? जी। तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में असुरक्षा का जो वातावरण था, लगातार दंगे चलते थे, पर वो त्योहार कोई शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो सकते थे, कावड़ यात्रा नहीं निकल पाती थी। भारतीय जनता पार्टी आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के बाद जी अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना प्रारंभ किया। आज रिजल्ट सबके सामने है।
परिणाम सबके सामने है। आज पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, उत्साह और उमंग के साथ हर एक जगह मनाए जा रहे हैं। कहीं कोई प्रतिबंध नहीं, कोई रोक टोक नहीं। गुंडों को जहां जाना था चले गए। सवाल यह है कि हमने सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करवाया, चीनी मिलों को चलवाने की व्यवस्था की। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से जी, रमाला चीनी मिल जो चौधरी चरण सिंह जी की, महान किसान नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल जर्जर स्थिति में थी। 30 वर्षों से वहां का किसान मांग कर रहा था इस चीनी मिल का पुनरुद्धार किया जाए, इसका विस्तारीकरण किया जाए। नहीं कर पाई थी। प्रदेश में सपा और कर पाई या करना नहीं कर पाई थी और करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि किसान कभी उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। कौन था? कोई नहीं था। उनके एजेंडे का हिस्सा माफिया था, गुंडा था, पेशेवर अपराधी थे, जो सत्ता का शागिर्द बनकर के प्रदेश में पूरी तरह प्रदेश की व्यवस्था को चौपट कर रहे थे। लेकिन बीजेपी आई, रमाला चीनी मिल नए सिरे से चलती हुई दिखाई दी। ये चौधरी चरण सिंह जी को मैं स्वयं वहां गया था, मैंने उनको समर्पित की थी वो चीनी मिल। मैंने कहा उनकी कर्मभूमि है, उस महान किसान नेता को प्रणाम करते हुए चीनी मिल उनको हम समर्पित कर रहे हैं। आज सपा को जवाब देना होगा वहां के किसानों के सामने। दंगों, मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए माफी मांगनी होगी समाजवादी पार्टी को, और खासतौर पर से अखिलेश यादव को माफी मांगनी होगी कि मुजफ्फरनगर में उन्होंने वहां के लोगों के साथ जो व्यवहार किया था, कोसी कला में जो किया था, दंगों की एक लंबी श्रृंखला चली थी प्रदेश के अंदर। उनके समय में प्रदेश के अंदर 300 से अधिक दंगे हुए थे। इन सब दंगों के लिए उन्हें माफी मांगना होगा। और मुझे लगता है एक तरफ दंगों के लिए जिम्मेदार जिन्ना के वे अनुयायी जो सत्ता के शागिर्द बनकर के हर प्रकार की अराजकता को प्रदेश के अंदर बढ़ाते थे, सुरक्षा पर गंभीर संकट खड़ा करते थे, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने और गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। इसलिए गन्ना और जिन्ना की लड़ाई तो पश्चिम में होगी। आप कह रहे होगी, मैं जिन्ना की बात पे इसलिए रहता हूं और फिर आगे बढ़ूंगा। इस सब के बीच में आपने कहा अखिलेश यादव को माफी मांगनी होगी। इस सब के बीच में एक और व्यक्ति आ जाते हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर असाउद्दीन ओवैसी AIM के, जिनको आपने नाम आप बहुत ज्यादा लेते नहीं है रैली में, लेकिन आपने कहा कि सपा के एजेंट बने घूम रहे। देखिए सवाल सिर्फ एक छोटा सा बाबा, वो कहते हैं भाई समाजवादी पार्टी कहती है ओवैसी आपकी टीम भी है, आप कहते हैं ओवैसी उनकी भी है। ओवैसी है किसके ये किसी को नहीं पता। ओवैसी काम किसके लिए करते हैं? समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई वो जानबूझ के ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे कि बीजेपी को फायदा हो। आप कहते हैं वो इसलिए उठाते हैं ताकि सपा को फायदा हो, लेकिन जनता को तो गुमराह करने की कोशिश हो रही है बाबा। देखिए, ओवैसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस, सपा और बसपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों के रूप में काम कर रहे हैं। वो इस बात को जानते हैं कि ओबीसी के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं हो सकती। और ठीक है, धोखे से बिहार में उनको 5 सीटें मिल गई, लेकिन यूपी में उसके लिए संभवतः कोई स्पेस नहीं होगा। इसलिए वह इन दलों को लाभ पहुंचाने के लिए भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। कभी सीए का विरोध करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करके और फिर से लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं पर जाकर के धारा 370 का विरोध करते हैं। कभी अयोध्या, आपको लगता नहीं कि श्री अखिलेश यादव जी की और श्री ओवैसी की जो भाषा एक जैसी है? ओवैसी बात है कि हम अयोध्या का नामकरण कर बदल देंगे, और यही भाषा अखिलेश यादव भी करते हैं कि अगर सपा आई तो वह अयोध्या का नाम फिर से बदल देगी, उनकी सरकार बदल देगी, क्या रखना चाह रहे हैं? प्रयागराज का नाम फिर से बदल देंगे। ये दोनों की भाषा एक है, दोनों के बयान एक हैं, दोनों के कार्य एक जैसे हैं। इसलिए
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अयोध्या से इतनी नफरत क्यों है इन लोगों को, आपको क्यों लगता है? देखिए, अयोध्या देश और दुनिया के हिंदुओं की आस्था का प्रतीक होने के नाते जो भी हिंदुओं का प्रतीक होगा, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक होगा, उनसे ये सभी लोग नफरत करते होंगे। इनको अयोध्या से इसी बात को लेकर के नफरत है। ये लोग इन्हीं सब बातों को लेकर के लगातार अयोध्या के विकास में बाधा पैदा करते रहे हैं, मथुरा के विकास में बाधा पैदा करते रहे हैं, काशी के विकास में स्वयं बाधक रहे हैं। प्रयागराज कुंभ 2019 में हम लोगों ने कराया, भव्य और दिव्य कुंभ हुआ। 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, प्रयागराज के कुंभ को आयोजित करने का अवसर समाजवादी पार्टी को मिला था। इन्होंने उसका प्रभारी से आजम खां को बना दिया था। इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता है कि आजम खां कुंभ के प्रभारी होंगे। और फिर जो दुर्व्यवस्था, जो अव्यवस्था, जो भगदड़ कुंभ में हुई, कौन नहीं जानता है। इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है? आप कह रहे हैं वो जानबूझ के किया गया? जानबूझ के नहीं, शरारतन किया गया था। शरारतन क्यों? कोई मुख्यमंत्री ऐसा क्यों करेगा? देखिए, जब आंखों पर पट्टी बांध करके, देखिए एक व्यक्ति है जिसको दिखाई नहीं दे रहा, उसको एक रास्ता पकड़ाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझ करके न देखने का ढोंग कर रहा हो, उसको भी रास्ता नहीं दिखाया जा सकता। और ये लोग जानबूझ करके ढोंग करते रहे, प्रदेश की जनता को गुमराह करके अपना वोट बैंक बनाते रहे। इसलिए हिंदू आस्था पर प्रहार करना, कोई ऐसा अवसर नहीं चूका इन्होंने। कांवड़ यात्रा को रोक दिया था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन को इन्होंने थानों में और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होने से रोक दिया था। दीपावली, होली, कोई पर्व और त्योहार आते थे, इन लोगों के द्वारा एक फतवा जारी होता था कि होली दोपहर में 11:30 बजे से के बाद नहीं खेली जाएगी। कांवड़ यात्रा में नहीं निकलने देंगे। तब कोरोना नहीं था, लेकिन कांवड़ यात्रा यूपी के अंदर नहीं निकल पाती थी। मंदिरों में शंख बजाने पे इन्होंने रोक लगा दी थी, घंटा बजाने पे रोक लगा दी थी। यानी तालिबान का एक नया संस्करण ये लोग पैदा कर रहे थे। और स्पीकर फोन और नहीं था। जनता ने इसीलिए इनको उनकी जगह पहुंचाया है। तालिबानीकरण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। और इसीलिए आप देखते होंगे समाजवादी पार्टी के बयान कभी कभी तालिबान से मिलते हुए जाते हैं। तालिबान ने जब काबुल पे कब्जा किया, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उसका स्वागत किया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? जो तालिबान महिला उसमें तो कोई डाउट नहीं, कोई भी चाहे वो पार्टी हो। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं ना, समाजवादी पार्टी ने तो खुल के समर्थन किया था, तालिबान का स्वागत किया था। अब ये तालिबान का समर्थन करेंगे जो घोर महिला विरोधी है, बच्चों का विरोधी है, मानवता का विरोधी है, उस तालिबान का ही समर्थन करते हैं। एक कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए आरोप लगाया जाता है कि आप कह रहे हैं कि आप सड़कों से कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन लोगों को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कि बाबा आप सड़कों से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये मतलब डिवीजन का आपके ऊपर आरोप है। ये सड़कें कनेक्टिविटी का ही आधार है। हमने हर पर्व और त्योहार प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 पौने 5 वर्ष के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए। एक भी दंगा नहीं हुआ। होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, रामनवमी हो, नवरात्रि के आयोजन हो और दूसरे धर्म धूमधाम से मनाए गए। अगर ये पर्व और त्योहार धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाए गए तो गुरु पर्व भी, क्रिसमस भी, ईद भी, मुहर्रम भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कही गई कि मुहर्रम के जुलूस के नाम पे उदंडता ठीक नहीं होगी। शांतिपूर्ण तरीके से करोगे, तोड़ फोड़ करोगे तो फिर कार्रवाई होगी। लोगों ने कानून को माना,
आज शांतिपूर्ण तरीके से सभी आयोजन हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। पहले कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाते थे, लेकिन पर्व और त्योहार तो होते ही इसलिए हैं कि शांति बनी रहे, लेकिन नहीं हो पाते। 2017 के पहले के रिकॉर्ड उठा के देखिए, हर पर्व और त्योहार के पहले यूपी में दंगे होते थे। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर का सब लोग सोचते हैं कि बात है सड़कों पे पुलिस होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होता है तो वो घर में बैठी महिलाओं को होता है, जो बाहर काम करने के लिए जाती हैं, बेटियां जब बाहर निकलती हैं उनको होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों से ज्यादा में क्या किया? देखिए 2017 में, मार्च 2017 में आने के साथ ही जी हम लोगों ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करना प्रारंभ किया। तीनों चीजें हमने अपनाई। एक, पिछली सरकारों के भ्रष्ट कारनामों के कारण, भाई भतीजेवाद के कारण प्रदेश के अंदर जो भर्ती नहीं हो पा रही थी, हमने उस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया। 1.5 लाख पुलिस की भर्तियां की यूपी में। खाली थी इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि पिछली सरकार की नीयत साफ नहीं थी। बदनीयती के साथ भर्तियां वे लोग करना चाहते थे, कोर्ट ने रोक लगा दी। हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया को संशोधित करके नया अपना प्लान न्यायालय में प्रस्तुत किया, न्यायालय ने हमें परमिशन दी, हमने प्रक्रिया आगे बढ़ाया। आज प्रदेश के अंदर 1.5 लाख से अधिक पुलिस की भर्तियां संपन्न हुई। पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया, ट्रेनिंग की कार्रवाई को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया। पहली बार उत्तर प्रदेश के जो रिक्रूट थे उनकी ट्रेनिंग हम लोगों ने पैरामिलिट्री, मिलिट्री और दूसरे राज्यों के खाली जो ट्रेनिंग सेंटर थे उनका उपयोग करते हुए हमने उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संपन्न किया। तीसरा, जो पुलिसकर्मी आए जी या जो भी पुलिस अधिकारी या प्रशासन को हमने पूरा टेन्योर दिया। पहले यहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते थे। ये एक उद्योग था यूपी के अंदर ट्रांसफर। अब नहीं है, एकदम नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग, नियुक्ति या फिर किसी भी प्रकार के उसमें कोई भ्रष्टाचार आज के दिन पर नहीं है। मेरिट पे हो रहा है बाबा। सारे काम मेरिट के आधार पर होते हैं, मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाती है और एक सकारात्मक वातावरण दिया। उसने प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन उसने लाया। इस परिवर्तन, देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता, योग्य और सक्षम लोग सर्विस पाए, एक इसका इम्पैक्ट बहुत दूरगामी होता है इसका। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम हमारे सामने आया और वो परिणाम था कि प्रदेश के अंदर निवेश का एक बेहतर वातावरण मिला। देखिए 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी आप दे दें, इससे पहले कभी नहीं हुआ। 1,61,00,000 नौजवानों को आप निजी क्षेत्र में जो निवेश हुआ है उसमें नौकरी और उनका रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवा दें, इससे पहले कभी नहीं हुआ। यूपी में तो निवेश होता ही नहीं था। स्वतः रोजगार के साथ 60 लाख से अधिक लोगों को जोड़ दें, यूपी में पहले होता ही नहीं था। ये पिछले 4.5 वर्ष के अंदर यूपी के अंदर हुआ है। स्वाभाविक रूप से जब सुरक्षा का बेहतर वातावरण होगा, एक दंगा नहीं हुआ, तो सबसे ज्यादा इसका लाभ प्राप्त हुआ महिलाओं को, कामकाजी महिलाओं को, घर में रहने वाली महिलाओं को और स्कूल जाने वाली बेटियों को। वो बहुत जरूरी। यूपी में 2017 के पहले यूपी के 3 लाख पुलिस बल में 3 लाख पुलिस बल में केवल 10,000 महिला पुलिसकर्मी थी। 3 लाख में 10। आज हमने 30,000 नई पुलिस महिला अधिकारी और महिला कर्मी आरक्षी दिए हैं यूपी पुलिस में। अनुमान कर सकते हैं आप कि कितना ज्यादा चेंज हुआ। अब इन लोगों को कैसे इनकी सेवाएं ली जा रही हैं, खासतौर पर हर महिला पुलिस अधिकारी जी महिला मिशन शक्ति के अंतर्गत 3rd फेज में, पहले फेज में हर थाना और हर तहसील में हम लोगों ने एक महिला हेल्प डेस्क लगाया। कोई भी महिला आएगी अपनी शिकायत को,
एकदम काम कर रहा है। लगाने के लिए लगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ ना, पर कई बार आपने, जैसे आपको अगर मतलब एक आध मिनट लगा, आपने कभी ट्राई किया सुबह? हम जाते हैं रात को कभी, मतलब अचानक? नहीं, हम जाते हैं। देखिए वहाँ पे एक महिला अधिकारी, ये चीज मशहूर है। मैं क्या कर रहा हूँ, हम जाते हैं और कहीं भी हमें निरीक्षण करना हो तो हम जाके देखते हैं, निरीक्षण करते हैं। थाना हो, तहसील हो, महिला हेल्प डेस्क आपको मिलेगा, एक महिला पुलिस अधिकारी वहाँ हमेशा मौजूद होगी, राउंड द क्लॉक जो महिलाओं की शिकायत का समाधान करेगी। इसी प्रकार से अब ये महिला बीट अधिकारी जी सप्ताह में 2 दिन 3 दिन ग्राम पंचायतों में भी कॉमन सर्विस सेंटर में या जो ग्राम सचिवालय बने वहां जाकर के सभी राजस्व के, पंचायत राज से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ बैठक करके महिलाओं की बैठकें करती हैं और उनके साथ इंटरेक्शन करती हैं। सुरक्षा से संबंधित कोई मामला हो तो बताती हैं, नहीं तो ये सबका दायित्व होता है कि वे शासन की महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ उनको उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में, सामूहिक विवाह की योजना के बारे में और तमाम अन्य जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत क्या क्या योजनाएं हैं और क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं शासन के, जागरूक कर दें। इस कार्यक्रम के साथ जोड़ करके उनको भी जोड़ने का काम कर रही है। तो ये एक बड़े बृहद अभियान को प्रदेश के अंदर बढ़ाया गया। आज प्रदेश की हर बेटी कह सकते कि हम सुरक्षित हैं, हर महिला कह सकते, कामकाजी महिला हो या घर में रहने वाली महिला कह सकते कि साहब हम सुरक्षित हैं। 2017 के पहले क्या नजारा था? कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था? नहीं। ये सब चीजें, आपने महिलाओं की बात की, बेटियों की बात की, युवाओं की, वो एक बहुत ही एस्पिरेशनल सेक्शन होता है कि जब हम, मेरे को याद, जब स्कूल पार कर रहे थे तो उसके बाद होता है कि अब कर लो दुनिया मुट्ठी में टाइप सिचुएशन हो जाती है बाबा, कि वो 3 साल ऐसे लगता है कि 4 साल के आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने वो सपना टूटता हुआ देखा है अपना। उसको उम्मीद थी, कई वर्ष तक उम्मीद रही और खत्म। उसको कैसे कैटर करेंगे? उसी उम्मीद को पंख लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने उसको अवसर दिया है। 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी मिलना, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को निजी निवेश के माध्यम से रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ना, परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो और उसके माध्यम से 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्यक्रम रहा हो, उनको बैंकों के साथ जोड़ने के कार्यक्रम रहे हो। और चौथा, प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था 2017 के पहले, यूपी का नौजवान यूपी के बाहर कहीं जाता था तो लोग शक की निगाह से देखते थे और अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के नौजवानों को तो किसी होटल और किसी धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। आज तो ऐसा नहीं है। आज यूपी का नौजवान अब आजमगढ़ का हो या अलीगढ़ का, कहीं भी जाएगा देश और दुनिया में लोग सम्मान की दृष्टि से उसको देखते हैं। वाह, यूपी से, यूपी की पहचान अब एक नए यूपी के रूप में हो रही है, नए भारत का नया यूपी। जिस नए भारत के नए यूपी के रूप में लोग अब यूपी की पहचान मानते हैं। वाह, वही यूपी जहां पे मोदी जी ने राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया, वही मोदी जी की सरकार ने जहां पर अविरल गंगा, निर्मल गंगा की सपने को साकार कर दिया, वही यूपी जिसने भव्य और दिव्य कुंभ का एक नया नजारा प्रस्तुत किया, वही यूपी जिसमें बाबा विश्वनाथ का धाम एक नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने आ रहा है। ये वही यूपी है जहां पे अयोध्या की दीपोत्सव का कार्यक्रम, बरसाना का रंगोत्सव का कार्यक्रम और काशी का देव दीपावली का कार्यक्रम देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब यूपी की पहचान इस रूप में है। 2017 के पहले पहचान का संकट था उसी युवा के सामने। आज उस युवा को एक बेहतर वातावरण हमने प्रदेश के अंदर दिया है और उस बेहतर वातावरण का लाभ बीजेपी को जरूर प्राप्त होगा। मैं जानता हूँ बाबा, हम ये इंटरव्यू सुबह सुबह कर रहे हैं लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है। मैं सही बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी कई इंटरव्यू करे, कई बार आपको फॉलो किया है, सांसद थे उससे पहले भी। एक फोटो आई बाबा अभी, प्रधानमंत्री और आपकी, प्रधानमंत्री आपसे कुछ बात कर रहे हैं, किसी फोटोग्राफर ने फोटो खींच ली
ट्वीट हो गया, उसके नीचे लिखा कि चल दिए हैं। उसके बाद से कोई भी दो नेता जुड़ते हैं, चाहे आपकी पार्टी के भी हों या फिर विपक्ष के भी हों। उस दिन जयंत चौधरी, अभी आप चौधरी चरण सिंह जी की बात कर रहे थे, उनके पोते स्वर्गीय अजीत सिंह जी के बेटे, और स्वर्गीय अजीत सिंह जी की एक बाइट चल रही है, मैं इसलिए से कनेक्ट कर रहा हूं, आजकल उनका एक रिएक्शन चल रहा है कि अगर सपा का झंडा है तो अंदर गुंडा है। वो उन्होंने कहा था, अजीत सिंह जी ने कहा था, चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था कि उनको मालूम था कि अंदर क्या है। लेकिन अभी सवाल वो नहीं है, अभी सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री ने पहली बात तो आप ये तो चौधरी अजीत सिंह जी के अनुयायी स्वयं समझते होंगे कि उनके पुत्र क्या कर रहे हैं। वो तो जयंत चौधरी को सोचना है, लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आपको क्या बताया, ना वो मैं पूछ रहा हूं ना वो बता रहे हैं। लेकिन उसका एक मैसेज ऐसा गया, क्योंकि कई ऐसे मैं जानता हूं, मैसेज बहुत साफ है। डबल इंजन की सरकार लोक कल्याण और विकास के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है और हम अपनी उपलब्धियों के बल पर जनता के सामने हैं। लेकिन उसमें क्या है, मैं थोड़ा सा उसमें कह रहा हूं कि बहुत ना सवाल उठ खड़े होने लगे थे बीच में। आपकी पार्टी के अंदर भी, हर एक पार्टी में होते हैं कहीं ना कहीं ऐसे लोग कि जिन्हें मैं खुरपेचिया कहता हूं कि भाई साहब वो कुरेदते रहते हैं। तो आपकी पार्टी में भी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सबकी पार्टियों में होते हैं, तो उनके लिए भी एक वो मैसेज था कि कोई सवाल जवाब मत करो ज्यादा। देखिए हमने कहा, बाबा आ रहे हैं। देखिए बीजेपी एक पार्टी, राजनीतिक दल ही नहीं, वो एक परिवार भी है। और मुझे लगता है जब परिवार का भाव होता है ना, ये बहुत बड़ा भाव होता है। इसलिए ये खुरपेची अन्य दलों में हो सकते हैं, बीजेपी में पारिवारिक भाव है, इसलिए वो बीजेपी में नहीं चलता। हां, डबल इंजन की सरकार का लाभ क्या मिला है, मोदी जी केंद्र में और योगी जी यूपी में, तो दोनों मिलकर के कैसे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसका लाभ समाज ने हर एक स्तर पर देखा है। और वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश का बेहतरीन प्रबंधन उसका एक उदाहरण भी है। अब मैं अब बात करने जा रहा हूं, आपने कहा डबल इंजन, आपने कहा परिवार, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में जिसके बाद जब आप कहते हैं ना परिवार, जब आप कहते हैं डबल इंजन, तो लोगों को ये था कि ये हो नहीं सकता। लखीमपुर हुआ, उसकी वीडियो आई, और जब वो पहली बार आया ना तो ऐसा लगा कि फैब्रिकेटेड है। मैं उस समय स्टूडियो में था, हम लोग न्यूज़ रूम में थे, अर्नब थे, हम सब देख रहे थे कि ये हो कैसे गया। मेरे को लगा कि कोई व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है। उसके बाद वीडियो आई, स्लो मोशन आया, 1000 तरीके की आए, आपने भी देखे होंगे, आप मुख्यमंत्री हैं, हमारे से पहले आपके पास आया होगा। वो पहली बात हो कैसे गया आपके रहते हुए, और दूसरी बात उसमें एक्शन इतना स्लो, इतना धीरे, क्योंकि देखिए घटना घटित हुई वो एक सच्चाई है। शासन ने एक्शन लिया, ये भी एक सच्चाई है। कोई स्लो नहीं था, और इस पूरे मामले की माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित जुडिशियल कमीशन की देखरेख में एसआईटी जांच चल रही है। राज्य सरकार को जितनी कार्रवाई करनी थी हम लोग कर चुके हैं। अब जुडिशियल कमीशन की देखरेख में एसआईटी उसकी पूरी जांच कर रही है। रिजल्ट सामने आने दीजिए, तथ्य सामने आएंगे। लेकिन सरकार ने, घटना दुखद थी, जो तथ्य सामने आ रहे थे या जो हमें एप्लीकेशन दी गई थी, दोनों ओर से हमने एफआईआर भी दर्ज किया और उस पर कार्रवाई भी की है। मैं अगर इस पे एक सवाल और पूछूं कि आप कहते हैं दंगा नहीं, माफिया नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, बहू बेटियां बच्चे, वो मैं जानता हूं, वो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस पर अगला सवाल है। लेकिन उस पे क्या एफआईआर की, उस पे क्या स्टेटमेंट की जरूरत थी? विजुअल अपने आप था, और योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति, मैं क्या कर रहा हूं एक्शन लेता है। हमने एक्शन लिया है, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होगा? आखिर ये कोर्ट में कोई तो पार्टी बनेगा इस मामले में, न्यायालय में एक लंबे समय तक चलना है, पुलिस को कार्रवाई करनी है, पीड़ित पक्ष एफआईआर देगा, और हम लोगों ने उसी दिन एफआईआर भी दर्ज की, उस पर उसी दिन से कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी थी।
हर एक चीज को देखिए, हम किसी भी साक्ष्य को उसकी सत्यता की जांच भी करेंगे ना। लेकिन विपक्ष कहता है आपने बहुत डिले किया, डिले नहीं और किया। सारे के सारे एविडेंस देखिए, मरोड़ दिया। कोई एविडेंस तोड़ मरोड़ नहीं गया, और तोड़ इतना आसान है। पार्टी के इलेक्ट्रॉनिक केंद्र में मंत्री हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आप सीधे एक तो उस पर विश्वास नहीं कर सकते, और उसमें कोई तोड़ मरोड़ भी नहीं हो सकता है। आपके यहाँ फॉरेंसिक लैब है, आप उसके जांच करवा सकते हैं, कहीं कोई उसका वो नहीं हो सकता। इसलिए हर व्यक्ति को मालूम है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में आप किसी प्रकार का एडिटेड करते हैं, टेम्पर्ड करते हैं, तो फिर आपका साक्ष्य नष्ट हो जाएगा, आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, और फिर आपको कहीं मुंह दिखाने की स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखा जाता है, और उन सभी चीजों को पूरी सत्यता जांचने के बाद फिर पुलिस ने कार्रवाई, हमने तो पहले दिन ही जुडिशल कमीशन और एसआईटी गठित कर दी थी। आप हैं इसलिए उम्मीद ज्यादा रहती है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं ना, हमने तो पहले दिन इसको कहा था, वे जो दोषी होगा हम उसके खिलाफ, वह ये घटना थी। लेकिन सवाल यह है कि उसको इस रूप में नहीं देख करके किया जा सकता। घटना दुखद थी, हमने उसी दिन कहा था, और जो दोषी होंगे हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, और सरकार ने नियमानुसार कार्रवाई भी की है। दिक्कत ये आती है बाबा कि जब आप कहते हैं ना सपा गुंडा, वो लखीमपुर का इंसिडेंट लेके दिखाते हैं कि देखो ये है असली भाजपा। देखिए, बीजेपी को उससे नहीं जोड़ा जा सकता। वो बीजेपी के नेता के दो पक्षों का वह विवाद था, और विवाद दो पक्षों का विवाद था। एक पक्ष सड़क घेर करके बैठा हुआ था, दूसरा पक्ष आ रहा था, और वह भागने के उसमें इस प्रकार की घटना घटित हुई है। लेकिन घटना दुखद है, और मुझे लगता है इसको टाला जा सकता था। लेकिन अगर हुई है, प्रशासन के तमाम उसके बावजूद भी प्रशासन ने प्रयास किया था, दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाया था। लेकिन अगर घटना घटित हुई है तो जो दोषी होगा कानून अपने अनुसार कार्य भी करेगा। ये तो उम्मीद होती है बाबा, जब आप हैं कि कार्रवाई हुई है, कार्रवाई होगी भी, जो भी हो उसके पीछे, क्योंकि वो जिसने भी देखा ना, वो विभत्स है, वो ऐसे बर्दाश्त के काबिल नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, इस प्रकार की घटनाएं स्वीकार्य नहीं हो सकती है, और उसमें नियमानुसार कार्रवाई हुई है, कार्रवाई होगी। ये जब आपने दो पार्टियों की बात की, इससे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ कि किसान प्रोटेस्ट, फार्मर्स प्रोटेस्ट, प्रधानमंत्री ने किसी को उम्मीद नहीं थी, कम से कम मुझे तो नहीं थी कि प्रधानमंत्री उस दिन सुबह आके फार्म लॉज वापस लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने क्षमा भी कहा कि मैं समझा नहीं पाया, हम समझा नहीं पाए, हम इसे वापस लेते हैं। उसके बाद ऐसा लगा था कि फार्मर्स प्रोटेस्ट बंद हो जाएगी। लेकिन अब वो राकेश टिकैत, तो मेरे को सिर्फ 30 सेकंड बोलने दीजिएगा बाबा, वो राकेश टिकैत जो कि आपकी पार्टी के कई बड़े बड़े नेता, आपको खुद को, अगर मैं उनका 3 साल पहले 2 साल पहले का अगर मैं उनका वक्तव्य देखूं तो बहुत अच्छी बात, आपको बहुत मानने वाला कि नहीं, जो योगी जी कहेंगे, जो राजनाथ जी कहेंगे, मैं वो हमेशा करूंगा। एक ऐसा व्यक्ति आज एक ऐसी जगह बैठा है और प्रधानमंत्री के ऊपर बोल रहा है कि कुछ तो होगा, कुछ तो गेम होगा। इतना मीठा, शहद से भी मीठा कैसे हो गए? तो इसके पीछे क्या गेम है? किसानों के नाम पे ये हो क्या रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही कि किसानों के हित ध्यान में रख करके हम कानून लाए थे, और आज जब लोगों ने अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त हुई हैं, तो हम लोगों ने देश हित में इसको वापस भी ले रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि इस वक्तव्य के बाद जो कतिपय किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे, इनको प्रधानमंत्री जी की बात का सम्मान रखते हुए आंदोलन को विड्रॉ करना चाहिए था। मुझे याद है जब 3 कृषि कानून बने थे जी, सबसे पहले टिकैत परिवार ने इसका समर्थन किया था। सबसे पहले किया, एकदम किया था। लखनऊ में आए थे, सबसे पहले किया। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले किया था। लखनऊ में आए थे, मुझसे स्वयं भी मुलाकात हुई थी, आपसे भी मिले थे, एकदम मिले थे, और उन्होंने कहा था कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी तो इसको 1993 में इसकी मांग किए थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हम इसके लिए उनका हृदय से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। ये उनका वक्तव्य है उस दिन का। उस दिन का वक्तव्य अगर आप देखेंगे, ये बयान इनका है उस समय का। दुर्भाग्य यह है कि बाद में उन कतिपय संगठनों का, जिसमें से तो बहुत सारे लोग किसान हैं नहीं है, इसमें भी संदेह है। हन्नान मोहल्ला कब से किसान हो गए? खेती किसानी के बारे में क्या जानते हैं वो? योगेंद्र यादव कब से किसान हो गए? बात तो सही कि इनका खेती किसानी से कोई मतलब नहीं।
लेकिन ये उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। इनका तो मोदी और योगी विरोध, ये उस हर आंदोलन को लीड करते हैं जो भाजपा विरोधी हो, भारत विरोधी हो, उस हर एक आंदोलन में इनकी सहभागिता हो जाती है। भाजपा विरोधी मान सकते हैं, भारत विरोधी कैसे मान? मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जी, ये किसी जाति, किसी मत और किसी मजहब के विरोधी तो नहीं था। आखिर उसमें ये लोग, उस एक्ट का विरोध करने के लिए भी लोग आए थे। कश्मीर में धारा 370 समाप्त होती है, तब भी ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य शुभारंभ होता है, उसका भी ये लोग विरोध करते हैं। आखिर कोई ऐसा कार्य जो देश के हित में हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सब कार्यक्रमों को लीड कर रही हो, तो ये लोग विरोध करते ही करते हैं। तो दुर्भाग्य है, किसान आंदोलन में इस प्रकार के चेहरे घुस गए थे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए, व्यापक देश हित में मैं इसको वापस ले रहा हूं। अच्छा होता कि किसान नेता, सभी कतिपय किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे थे, इसको विड्रॉ करते। अब तो कैबिनेट ने भी पास कर दिया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद कैबिनेट ने भी पास कर दिया। पार्लियामेंट में लिस्ट हो गया है, एग्रीकल्चर पार्लियामेंट में आने वाला है। 29 तारीख को लिस्ट हो गया आ जाएगा, 29 या उसके बाद 30 तारीख को आ जाएगा, पास वहां से विड्रॉ हो जाएंगे। 13 नंबर पे लिस्ट। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस सब के बावजूद क्या है। यूपी इलेक्शन है, आपको पता है क्या है? मैं क्या करूं ना, इसके बाद भी ये लोग नहीं, लेकिन आप तो मुख्यमंत्री, आप कैसे नकार सकते हैं? आपके पास तो सारी रिपोर्ट होगी। मैं ये कह रहा हूं, यहाँ यूपी के और उस तरफ पंजाब के। देखिए, इलेक्शन यानी आप इलेक्शन को देश से बड़ा मान रहे हैं, और क्या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देश से बड़ा मानते हैं? और दुर्भाग्य यह है कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, इस प्रकार की उसमें लिप्त हैं। इसलिए ये सब चीजें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अच्छा नहीं।